गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आप लोगों को अनेक तरह से और विभिन्न विषयों की एक विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मेरा वीडियो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, निश्चित रूप से ये आपके फायदेमंद होगा। आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग पॉलिटी सेक्शन से पढ़ेंगे। पॉलिटी सेक्शन में स्पेशली जो चैप्टर है, जो स्पेशली 2-3 प्रश्न हमेशा पूछा गया है, वो है भारतीय संविधान की विशेषता। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड एज वेल एज यूपीएससी सिलेबस। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। छोटा बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है अभी तत्कालिक। डोंट वरी, if you popularize my videos, I must spend some times and some money for you. This video will be free, but for this you have to subscribe my channels, and I must promise you I upload 3 or 2 videos per day so that you can revise your syllabus and without worrying of coaching from Delhi or some big cities. Don't worry about that. You can prepare of examination just in your sitting room. Okay, so let's start हिंदी मीडियम। देखिए, हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता, ये हेडिंग दे सकते हैं आप अगर आप लिख रहे हैं तो। ये भारतीय संविधान की विशेषता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए, हमारा संविधान अपने आप में ही विचित्र है। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे जटिल, सबसे लंबा और साथ ही साथ लिखित संविधान है। जी हाँ, प्रारंभ में अगर कहा जाए, मूल रूप से जो, जबकि आपको पता होगा कि हमारा संविधान सभा बैठा और संविधान सभा के बाद इसमें कई विचार हुए, कई विमर्श हुआ, बहुत सारे काट छाट किए गए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लगभग 70 लाख रुपया खर्चा हुआ। उसके पश्चात हमारा एक ऐसा जीवित डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जो अपने समय के साथ बदल रहा है और अद्भुत भी है, जिसमें शुरुआत में आपको पता होगा 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे। उसके अलावा 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, 12 भाग थे। ये सब प्रीलिम्स के लिए ठीक है, 12 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, ये मूल रूप से था। लेकिन वर्तमान में इसमें चेंजिंग हो चुका है। जी हाँ, वर्तमान में लगभग 450 से ज्यादा, 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। साथ ही साथ 8 अनुसूची की जगह 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 25 भाग अवेलेबल है हमारे संविधान में। तो पूरी संविधान को हम समझाऊंगा आगे किसी और वीडियो में, बट आज का जो सेशन है वो स्पेशली फोकस होगा कि क्या विशेषताएं हैं हमारा संविधान, किस प्रकार से हमारा संविधान स्पेशल है, अलग है। भारतीय संविधान ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से किस प्रकार से अलग है। एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो वेरी क्लियरली। तो पहला जो विशेषता है, सबसे पहला विशेषता मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो विशेषता है वो है लोकप्रिय प्रभुता यानी प्रभुसत्ता, और साथ ही साथ लोकप्रिय संविधान। ये लोकप्रिय प्रभु सत्ता। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का क्या मतलब होता है, अब बताइए। देखिए, हमारा जो संविधान है ना, वो जनता द्वारा निर्मित है। जैसा कि आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे अब्राहम लिंकन, उनका जो दिया गया परिभाषा आज तक जीवित है। जी हाँ, हम भारत के लोग जिस तरह से हम लोग को निर्माण किए हैं, उसी तरह से उन्होंने भी जो संविधान या लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा था कि जनता के लिए और जनता के द्वारा जो कुछ व्यवस्था स्थापित किया जाएगा वो डेमोक्रेसी कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। तो हमारा संविधान जो है वो जनता द्वारा निर्मित है। संविधान का निर्माण जनता के द्वारा हुआ है। जनता ही यहाँ संप्रभु है, सर्वे सर्वा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सीधा मतलब होता है हमारी जो प्रभुसत्ता है वो जनता पर कायम है, जनता पर निर्धारित है, जनता द्वारा निर्धारित है, जनता पर ही निर्भर है। ओके, तो हम भारत के लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का जो पहला
अगर प्रस्तावना में पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग है, अर्थात हम भारत जो है, हमारा जो संविधान है वो जनता के द्वारा निर्मित है। ठीक है। दूसरा है कि निर्मित है, लिखित है और साथ ही साथ व्यापक है। दूसरा लिखिए, निर्मित, व्यापक, जटिल और लिखित। निर्मित, व्यापक, सर्वाधिक व्यापक है, जटिल है और साथ ही साथ लिखित है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान लिखित है, व्यापक है। अब आप सोच रहे हो कि हमारा संविधान लिखित है तो ठीक है, लेकिन जटिल कैसे हो गया, व्यापक कैसे हो गया? देखिए, हमारे संविधान में संविधान जो विशेषज्ञ थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने लगभग सभी वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की है। इसमें केंद्र और राज्य के संबंध, जाति, धर्म, लिंग, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर सबको संतुष्ट किया गया है। विशेष परिस्थिति पर क्या कदम उठाए जाएंगे केंद्र के द्वारा, राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है उनको अलग अलग सूचियों में डिफाइन किया गया है। बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिका संविधान से मिलता जुलता लगभग है। आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो लिखित है, लेकिन ब्रिटेन में तो संविधान लिखित नहीं है, अमेरिका में लिखित संविधान है। तो आइवर जेनिंग्स को मैं कोट करता हूँ, आइवर जेनिंग्स को आप कोट कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया कि 395 अनुच्छेद उस समय थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 12 भाग थे, लेकिन और भी विस्तृत होता जा रहा है संविधान। समय के साथ, परिस्थिति के साथ इसमें लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा संविधान जटिल हो गया, विस्तृत हो गया वो, और इसको कभी कभी वकीलों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का संविधान जो है वो अधिकांश जो है वकीलों वाली बातें करता है। बहुत संविधान को समझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जटिल जो कंसेप्ट दिए गए हैं उसको समझने के लिए आपको कुछ संवैधानिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा संविधान जटिल हो गया, विस्तृत हो गया, वकीलों का घर हो गया, ऐसा माना जाता है। तीसरा है संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा आप लिख सकते हैं संप्रभु, तीसरा आप लिखिए संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक। संप्रभुत्व एक शब्द है, दूसरा है लोकतांत्रिक, तीसरा है गणतंत्रात्मक। ये तीनों शब्द को मैं डिफाइन करता हूं। देखिए, संप्रभुत्व का क्या अर्थ होता है? हमारा देश किसी दूसरे बाहरी प्रभाव से नहीं चलता है। हमारे यहाँ कानून, हमारे यहाँ जो नियम, यहाँ जो आदेश जारी किए जाते हैं वो किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं होता है। पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे देश के जनप्रतिनिधियों के पास होता है। हमारा संसद इसके लिए कार्य करती है, नियम बनाती है, कानून जारी करती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो देश है या हमारा जो संविधान है वो किसी के डोमिनेंट पे नहीं है, किसी के प्रभाव पे नहीं है। ठीक है कि हमारे संविधान के बहुत से विचारों को या बहुत से विषयों को दूसरे देश से मतलब कॉपी किया गया है, उसमें अपने देश के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना गया सरकार, जिसका निश्चित समय पर चुनाव होता है, सरकारें बदलती है, सरकार को बदला जा सकता है बाय द वोटिंग। ठीक है, और एक तरह से कहे तो सहर्ष हार को स्वीकार करने की प्रवृत्ति यहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। किसी प्रकार का दंगा या तख्ता पलट की जो बात है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों को जनता के माध्यम से एक निश्चित समय अवधि के बाद चुना जाता है, सरकारें बदलती है। तीसरी बात है गणतंत्रात्मक। रिपब्लिक का क्या अर्थ है? देखिए, ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो देश का जो प्रमुख होता है या कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वो राजा या रानी, अर्थात वहाँ पर एक मोनार्की सिस्टम है। लेकिन हमारे देश में यहाँ कोई वंशानुगत सिस्टम नहीं है, यहाँ राजा रानी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ पर देश का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, तीनों सेना का जो प्रधान होता है, जो कार्यपालिका का जो नाम मात्र का तो कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास भी बहुत पावर होता है। तो सर्वप्रमुख जो प्रधान होते हैं अर्थात राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का जो होता है वो चुनाव होता है। ठीक है, डायरेक्टली चुनाव नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी मोनार्की सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ के लोग ही जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं।
अर्थात हमारे देश का जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रमुख है वो चुनाव के माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ओके, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ले जाता हूं मैं 5वां कंसेप्ट की ओर। तो लोकतंत्र समझ गए, भारत एक गणराज्य क्यों है ये भी समझ गए, लेकिन इसके साथ साथ अब एक कंसेप्ट है कि संप्रभु जो संप्रभुत्व संपन्न होता है। तो आपको लग रहा होगा कि भारत तो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यूएन का मेंबर है और भी बहुत सारे वैश्विक संगठन है। इसका मेंबर बनने से क्या हमारी संप्रभुता पर कोई आंच आता है? क्या हमारी संप्रभुता उससे कमजोर होती है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा होता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं है। आप राष्ट्रमंडल के सदस्य, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य शुरुआत से ही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग राजा या राना, जो ब्रिटेन की महारानी हो, एलिजाबेथ हो या जो भी हो वर्तमान में, उनके प्रति हम लोग कोई जवाबदेही नहीं है हमारा। हम लोगों की मर्जी, हम लोग जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने का मतलब हमारी संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं है। ठीक है, संप्रभुता बरकरार है, और संप्रभुता इसलिए बरकरार है क्योंकि सारा का सारा जो मतलब एक तरह से भार है वो जनता पर है। जनता के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है। किसी बाहरी देश या बाहरी लोगों के प्रभाव में हमारा देश, हमारा संविधान नहीं चलता है। ओके, अब आपको मैं नेक्स्ट अगर विशेषता देखें तो समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट समाजवादी शब्द अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है, अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा दी गई है। और समाजवाद एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी टोपी सब कोई पहनना चाहता है, लेकिन इसको पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई देश भी तैयार नहीं है, कोई समाज तैयार नहीं है। मतलब इसका कंसेप्ट काफी जटिल है, काफी धुंधला सा है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा दी नहीं जा सकती है। तो फिर भी हमारा देश का जो समाजवाद का जो कंसेप्ट है वो सभी से अलग है। समाजवादी शब्द, हालांकि इसको पहली बार अगर समाजवादी शब्द का उल्लेख है वो 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट किया गया 1976 में, 1976 में। पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमारा देश 1976 के बाद से समाजवादी हुआ। हमारे देश के प्रस्तावना में, हमारे देश के बहुत से आर्टिकल में स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित किया गया है कि भारत का जो कंसेप्ट है वो समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है, कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट को व्याख्या करता है, क्योंकि सामाजिक न्याय स्थापना, समानता की स्थापना, भाईचारा, जो गरीबी है उसको कम करना, इस इत्यादि जो बातें हैं वो वास्तव में समाजवादी बातें हैं। समाजवाद शब्द का सीधा अर्थ होता है धन का समान वितरण हो, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन एकत्रित ना हो जाए, समानता को खत्म किया जाए। ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे समाजवाद के तहत निकलते हैं। तो भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में इसकी वस्तुस्थिति कुछ अलग है, विशेष है, हटकर है। प्रस्तावना में जैसे न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं होती अगर समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया होता। लेकिन समाजवाद शब्द आज वर्तमान में कुछ कमजोर होता नजर आ रहा है। सरकार की ऐसी पॉलिसियां जो समाजवाद से विरुद्ध होती जा रही है। आपको देखना होगा कि भारतीय समाजवाद किस प्रकार से बदल रहा है 1991 के बाद। आपको पता होगा 1991 में LPG का कंसेप्ट आया और भारत का दरवाजा विश्व के सभी के लिए खोल दिया गया। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का विकास हुआ और FDI प्रवेश करने लगा। धीरे धीरे जिस व्यवस्था में राज्य का अहम भूमिका होता था, राज्य अधिकांश चीजों को नियंत्रित करती थी समाजवाद के अनुसार, अब वो चीज व्यक्तिगत स्तर पर होने लगा है। प्राइवेट कंपनियां उसको निर्धारित करने लगी है। मल्टीनेशनल कंपनियों का एक तरह से भार बढ़ता चला जा रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। लगातार अब अधिकांश चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो समाजवादी का कंसेप्ट जो है आज पूरा जटिल हो गया है। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि किस प्रकार से भारतीय जो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें कितना गंभीर परिवर्तन हुआ है। 1950 से लगभग 2020 के दरमियान में आप अगर अर्थव्यवस्था के लक्षण को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में समाजवादी कंसेप्ट लगातार बदल रहा है। ओके, ओवरऑल समाजवादी शब्द का सीधा मतलब होता है जिसकी अधिकांश व्यवस्थाएं राज्य निर्धारित करती है कि किस वस्तु का निर्माण कौन करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, कितना उत्पादन करेगा, किसको बेचेगा, उसमें सरकार का कितना नियंत्रण होगा।
तो आप देख रहे हैं आज वर्तमान समय में अधिकांश चीज़ों का विनिवेशन अर्थात डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सरकार हाथ खड़ा कर रही है कि अब सरकार का रोल जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं होगा, बल्कि सरकार का रोल जो होगा वो सरकारी कामों के तहत उसको ठीक ढंग से स्थापित करना है। कल्याणकारी कामों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब धीरे धीरे पीछे हट रही है। अधिकांश चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। स्कूल शिक्षा जिसको कह सकते हैं, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, पूरी तरह से स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। अब देखिए जो हम लोग जो बीमा लेते हैं LIC, उसकी भी IPO जारी होने वाली है। तो इस तरह की अगर व्यवस्थाओं को आप समझने की कोशिश की जाए तो आपको लगेगा कि समाजवाद कमजोर नजर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है वो समाजवादी के लक्षण है। जैसे PDS हो, टारगेटेड PDS हो, आयुष्मान भारत हो, और बहुत सी जन कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लगातार प्रयास जारी है। भारत अभी भी समाजवाद को पूरी तरह से नकारा है, ये कहना बिल्कुल गलत है, और ना ही भारत ने पूरी तरह से पूंजीवाद को एक्सेप्ट कर लिया है, ये भी सही नहीं है। भारत का मिलता जुलता स्वरूप है। हाँ ठीक है, असमानता का जो दायरा है, जो गैप है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो 70 से जो 80% का जो धन है वो मात्र 1 से 2% लोगों के पास है। तो किस प्रकार की समाजवाद की आप बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से सर एक गंभीर विचार हो सकता है, बात किसी और वीडियो में। अगला जो है वो है, मैं अगला टॉपिक धर्मनिरपेक्ष पर बात कर रहा हूँ। अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष। भारत किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष है, अगला विशेषता धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहिए या फिर पंथ निरपेक्ष कहिए, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है लोगों को कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही है क्या? जी नहीं, भारत में पंथ निरपेक्ष को एक्सेप्ट किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष को। हमारा संविधान में जो कोट है वो पंथ निरपेक्ष की बात करता है। इसको भी, ये शब्द भी 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ ये मत लगाइए कि हम लोग पंथ निरपेक्ष 1976 से हुए हैं। हमारी तो वसुधैव कुटुम्बकम या फिर पूरे विश्व की कल्याण की बात करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है। इसलिए बिल्कुल ये कहना कि हमारा संविधान 1976 में पंथ निरपेक्ष हुआ, जी नहीं। हालांकि इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी पंथ निरपेक्ष का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया गया है। पंथ निरपेक्ष का सीधा अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखेगा, किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। आपको जब मैं आर्टिकल 25 से 28 तक में जिक्र करूंगा, इसके अलावा आर्टिकल 15, उसके बाद आर्टिकल 16 में जो बातें कही गई है धर्म को लेकर, या फिर इसके अलावा अगर देखें समानता की बात 14 आर्टिकल में भी कहा गया है। तो ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष है, किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखता है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर धर्म निरपेक्ष नहीं, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष किस प्रकार से? क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का जो है ना धर्म के प्रति वो सकारात्मक रोल है। लेकिन इंग्लैंड में जाइए या फिर अमेरिका में जाइए तो वहाँ धर्म का पूरी तरह से राज्य वहाँ तटस्थ है। तटस्थ मतलब कोई इंटरफेयर ही नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर इंटरफेयर की बात की गई है। राज्य जो है पब्लिक ऑर्डर है, मॉरलिटी है, स्वास्थ्य है इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। अर्थात राज्य जो है लोगों को यह नहीं कर सकता कि आप धर्म के आड़ पर देश की संप्रभुता, उसकी एकता या फिर नागरिक सुरक्षा इत्यादि को छिन्न भिन्न करने लगे, या फिर आप अपने धर्म की आड़ में किसी दूसरे धर्म का बुराई, ये सब आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान होता है और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से समान सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात भी करता है। ओके, तो आपको धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो जी हाँ, अब मैं अगला टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ वो है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोरता एवं लचीलेपन दोनों हमारे संविधान में मौजूद है। हमारे देश में जिस प्रकार से संविधान को बनाया गया, शुरुआती ढंग से ही सोच लिया गया था कि इसमें परिवर्तन होंगे, तो इतना ज्यादा गंभीर परिवर्तन करना आसान ना हो जाए, इसलिए इसको कठोर भी बनाया गया और इतना भी कठोर नहीं बना दिया गया कि इसमें अमूलचूल परिवर्तन भी ना हो पाए। क्योंकि संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि स्थायित्व जरूरी है, संविधान निर्माता चाहते थे कि जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने अपने देश के संविधान को लचीला और कठोरता के बीच में रखा है। हमारे यहाँ पर संविधान में बहुत से ऐसे लक्षण हैं, ऐसे प्रावधान है जिसको
संसद आसानी से संशोधित कर सकती है, अर्थात उसको बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है और नया कुछ उसमें ऐड कर सकती है, अर्थात उसमें लचीलापन दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसको आसानी से छेड़छाड़ नहीं किया सकता है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ मौलिक अधिकार है और कुछ तो ऐसे हैं जिसको बदला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में होगा। ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्ट्रिक्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो समानता को ध्यान में रखते हुए और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि जीवित डॉक्यूमेंट बनाया गया है। ओके, लास्ट जो है वो है एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का गुण। हमारे संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण दिखते हैं। जी हाँ, अगला लक्षण है एकात्मकता एवं संघात्मकता या संघात्मक दोनों के लक्षण है। यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम आर अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन यू से? देखिए, संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जैसे आपको जैसे पता होना चाहिए जो संघात्मक व्यवस्था की बात करता है, जैसे कि आपको जीएसटी है, इसके अलावा नीति आयोग है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसका स्पष्ट बंटवारा 7वीं अनुसूची ले लीजिए उसमें है। इसके अलावा लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार है, इसमें आप तो आसानी से बदल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान जो एकात्मकता की मतलब एक तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जिसमें राज्यों के नाम, उसकी सीमा, उसका बाउंड्री में परिवर्तन करना, इसके अलावा विधान परिषद का गठन करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, आर्टिकल 352, 356, 360, इसके बारे में डिटेल में जिक्र होगा लेकिन अभी नहीं। बस आप समझ लीजिए कि ये सब जो आर्टिकल्स हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात हो, आपातकाल की बात हो, वित्तीय आपातकाल की बात हो, ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा निर्धारित होता है, पार्लियामेंट इसको निर्धारित करती है। इसलिए ये जो व्यवस्था है ना पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव है। ठीक है, इसके अलावा संघात्मक सूची का अधिक होना, केंद्र का जो केंद्र सेक्टर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संख्या ज्यादा होना, ठीक है, वित्तीय प्रभार राजस्व जो उगाही होता है उसकी अधिक से अधिक पावर केंद्र के पास होना, ये सारी जो बातें हैं वो संघात्मक व्यवस्था की नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव रखता है। तो ओके, मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्द, उसके अलावा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और भी संविधान की जो विशेषताएं आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिला है। मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। इस तरह का मैं पूरा बड़ा वीडियो में इसको प्रस्तुत करूँगा आगे किसी और। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।